Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, as you guys know, we are doing 30 days 30 session series. जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं that we are solving IGNOU question in this series. Now, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, CUET, PG, NET, GATE, इग्नू नोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इग्नू में आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है सोशोलॉजी का जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही वो काफ़ी रिलायबल सोर्स है, उसमें मिस्टेक्स एरर्स ये सब बहुत कम है। तो इग्नू नोट्स से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सो दैट आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है इग्नू का वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाए ना। मिनिमम क्वेश्चन जो हम लोग इस सेशन में करते हैं दैट इज़ 20, बट इससे ज़्यादा एक्सीड भी हो सकता है। जैसे आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है कल की क्लास में हम लोग 30, 40, 50 क्वेश्चंस करें, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितना टाइम है। ठीक है, जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होगा उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी। नाउ दीज क्वेश्चंस आर नॉट एनी PYQ, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी। मैंने खुद नोट्स को रिफर करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं, दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो जिन लोगों ने लास्ट के 2 सेशंस देखे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट में आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि इन सेशंस को लाइव अटेंड करो एवरी डे एट 5 PM। एक टाइमिंग सेट कर लो कि 5 PM मुझे ये सेशन अटेंड करना है। ठीक है, एंड 25 to 30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स का हो सकता है ये सेशन, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस सेशन को लाइव अटेंड करने का बेनिफिट क्या है मैं वो भी बताती हूँ। जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ना, यू गाइज गेट सम टाइम 5 to 10 सेकेंड्स उसको आंसर देने के लिए, राइट। उससे क्या होता है, योर ब्रेन गेट्स दैट एक्सरसाइज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपका जो ब्रेन है उसको ये एक्सरसाइज होती है कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो छूट भी जाता है। सो इसलिए अभी से अपने ब्रेन को आपको उस मोड में लाना होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में। एंड स्पेशली फॉर CUET PG, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे एंड 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ बिग चैलेंज, राइट। सो अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस लाओ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, यू गाइज नो द रूल्स। आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है आफ्टर दिस सेशन कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चैट में आप लोग आपस में इंटरैक्ट कर सकते हो, आंसर्स मुझे बता सकते हो। ओके, so here is the question number 1. Who has explained that anomy in terms of gap between culturally defined goals and the legitimate means to reach them? अनोमी की बात किसने की है इस टर्म में कि जो कल्चरली डिफाइंड गोल्स हैं उनके और जो मीन्स है उनको रीच करने का, उनके बीच में एक गैप रहता है। इस बारे में बात किसने की है? एमाइल दरखाइम, मर्टन, वेबर या फिर कार्ल मार्क्स? हिंदी वाले भी क्वेश्चंस को रीड करो। The correct answer here is B. We all know that Merton की जो थ्योरी है that is strain theory, उसमें ये बात करते हैं अनोमी की, राइट। एक्चुअल में दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय एमाइल दरखाइम, बट मर्टन ने भी इस पे काम किया है, प्लीज रिमेंबर। स्पेशली जब ये कल्चरली डिफाइंड गोल्स और मीन्स की बात आएगी तो इट विल बी मर्टन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which among the following is also known as family by marriage? इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग family by marriage के नाम से जानते हैं? Consanguine family, conjugal family, joint family या फिर extended family? Very important question. And you guys also have to tell me what is family by blood. हिंदी वाले भी रीड करो। विवाह द्वारा परिवार। ओके, अगर हिंदी के ऑप्शंस देखोगे तो बहुत ईजिली पता चल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कॉन्जुगल फैमिली। सो यहाँ पर तो लिखा ही है हिंदी में वैवाहिक परिवार। ओके, अच्छा, कॉन्जिंगुइन फैमिली को हम लोग कहते हैं फैमिली बाय ब्लड। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 3. Who are usually the most potent socializing force working on the individual in early stages of childhood? इसमें से कौन सा होगा जो एक सोशलाइजिंग फोर्स होता है, मेन सोशलाइजिंग फोर्स यू कैन से, अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड में? पेरेंट, सिबलिंग, टीचर या फिर फ्रेंड? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट ऐसे इजी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं।
एग्जाम में, एंड यू गाइज डू इट इनकरेक्ट, राइट? डायरेक्ट इग्नू की लाइन है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ए, दैट इज पेरेंट्स। वी ऑल नो सबसे इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग फोर्स जो होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 4, विच among the following led to the private ownership of land in simple societies? इसमें से कौन सा होगा जिसकी वजह से प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड हमें दिखाई देता है? कहां पर? सिंपल सोसाइटी में। हैंडीक्राफ्ट, बिजनेस, मैरिज या फिर एग्रीकल्चर? प्लीज रिमेंबर गाइस, सिंपल सोसाइटीज की बात कर रहा है। हिंदी वाले भी रीड करो। साधारण समाजों में भूमि के निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया। ओके द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज रिमेंबर दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें धीमे धीमे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट सिंपल सोसाइटी में आता हुआ दिखता है, ठीक है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ओके क्वेश्चन नंबर 5, हु यूज द टर्म सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? इग्नू का है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली मतलब इग्नू में ये मेंशन है एंड ये क्वेश्चन आया भी हुआ है ऑलरेडी। सामाजिक संरचना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? रेमंड फर्थ, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। प्लीज रिमेंबर गाइस, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में तो भूलना नहीं है, ठीक है? सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात जो करते हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ओके एंड इनका फेमस थ्योरी है, यू गाइस नो, ऑर्गेनिक एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following is incorrect about social control? social control का जो टॉपिक है उसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो उसके साथ नहीं जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट है कौन सा? देखो, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी, कंफर्मिटी टू नॉर्म्स, प्रिजर्व द एक्यूमुलेटेड कल्चर, डिसरप्ट्स ऑर्डर एंड क्रिएट्स डिविजन इन लेबर। सोशल कंट्रोल। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेट किया करो कि कौन सा है जो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको क्रॉस कर दो। हिंदी वाले भी रीड करो। समाज में व्यवस्था बनाए रखना, मानदंडों के अनुरूप होना, संचित संस्कृति को संरक्षित करना, व्यवस्था को बाधित करना और समाज में विभाजन पैदा करना। सो अगर हिंदी के क्वेश्चंस देखो ना तो मुझे लग रहा है ज़्यादा इजी लग रहा है, हिंदी में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट? नाउ आई डोंट नो गाइज कि एग्जाम में आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन होगा या नहीं, दैट आई डोंट नो, बट ध्यान से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि जो सोशल कंट्रोल होता है उसमें कहीं से भी ऑर्डर डिसरप्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मैनी ऑफ यू विल थिंक कि मैम सोशल कंट्रोल से कल्चर का क्या लेना देना है, राइट? देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो एंड वहाँ पर सोशल कंट्रोल की वजह से आप लोग उस एरिया को या लेट्स से उस कल्चर के पार्ट को आप लोग उसको ख़राब नहीं करोगे, राइट? आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह में आप जाओ एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी जो दीवार है, उसकी जो वॉल है, उसको ख़राब कर देते हैं, राइट? वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देंगे। तो सोशल कंट्रोल एक तरीके से हमारा कल्चर जो है उसको भी प्रिजर्व करता है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें उसके लिए पनिश किया जाएगा, राइट? सो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर सोशल कंट्रोल थिंग, बट ऐसा नहीं है कि ऑर्डर को सोशल कंट्रोल डिस्टर्ब करता है। सो डी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म एथनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से बना है एथनिक, और उसका मीनिंग भी आपको मुझे बताना है। एथिका, एथनो, एथनोलॉजिया या फिर एटिमोलॉजिया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गाइस। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एथनो। प्लीज रिमेंबर, कहीं कहीं पे आपको एथनो का मतलब रेस भी मिल सकता है, बट इग्नू में जो इसका मीनिंग मुझे मिला दैट इज नेशन। बट अगर आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के नोट्स के हिसाब से देखोगे तो कहीं कहीं पे ये रेस भी कहता है, ठीक है? सो गलत नहीं होगा, रेस एंड नेशन दोनों ही, ये चीज़ याद रखना। ओके द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एथनो। ओके क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोइंग अप मेल 1986 इज रिटन बाय कृष्णराज, कृष्ण कुमार, लीला दुबे या फिर बीना अग्रवाल?
दिस इज अ वेरी फेमस बुक एंड ऐसे बुक्स आते हैं एग्जाम में. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नाउ ये सारे जेंडर वाले थिंकर हैं, तो आई डोंट नो आप लोगों को इनके बारे में पता होगा या नहीं, बट कुछ थिंकर्स हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे. थोड़ा मुझे टाइम दो, उसका कंटेंट बनाने में मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज आई विल हैव टू सर्च ऑन ईच एंड एवरी थिंकर एंड देन कंपाइल देम. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइज, दैट इज़ वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है, बट आई विल मेक श्योर कि जितना मुझसे हो सकेगा आई विल कंपाइल थिंग्स एंड अपलोड. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दैट इज कृष्ण कुमार. प्लीज रिमेंबर, ग्रोइंग अप मेल एक्चुअली बात करता है सोशलाइजेशन ऑफ अ मेल चाइल्ड के बारे में. ठीक है, दिस बुक टॉक्स अबाउट okay. So the correct option is Krishna Kumar. Please remember. Question number 9. Which among the following is the incorrect feature of caste system? इसमें से कौन सा है जो कास्ट सिस्टम का इनकरेक्ट फीचर है? फीचर से क्वेश्चन आते हैं गाइस, मैंने हमेशा बोला है, कास्ट हो या क्लास हो, कोई भी हो, सब जगह से फीचर के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, हायरार्की, एंडोगेमी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड या फिर सिविल एंड रिलीजियस एबिलिटीज. और जीएस घूरे के दिए हुए जो फीचर्स हैं, दोज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. कोई एक स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से हैं जो जीएस घूरे ने दिए हैं. ठीक है, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी. वाई? बिकॉज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी होगा, नॉट एबिलिटी. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 10 वेरी केयरफुली. ऐसे बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. देखो, विच प्रोग्राम इन्वॉल्व्ड सिग्निफिकेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स along with an expansion of irrigated land through canals and water pumps. As a result, crop yields increased substantially. Initially launched as an experiment, the program achieved remarkable success, particularly in Punjab, Haryana and Western UP. Now यहाँ पर ना सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा, बट ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक. सो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन के थ्रू ना सिर्फ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बट ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट. सो क्या होगा, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन. नाउ कोई एक स्टूडेंट इसका जो भी बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में मुझे कमेंट में बताना कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो किस बारे में है. ठीक है, कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैच द कॉलम से आपको बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सी, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. प्लीज रिमेंबर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो प्लीज रिमेंबर, यहीं पे मैं लिख देती हूँ. It is right, MS Swaminathan. Okay, please remember this. इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड पूछेंगे, ये देखो इंडिया के केस में आएगा. ठीक है, इंडिया के केस में इट इज MS स्वामीनाथन. बट अगर इन वर्ल्ड पूछ लिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में आते हैं दोनों ही. ठीक है, अच्छा, बाकी के सारे आपको मुझे कमेंट में बताने हैं आफ्टर द सेशन कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, येलो एंड व्हाइट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. एनीथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट शो शार्प डिस्टिंक्शन. प्लीज रीड वेरी केयरफुली. कुछ भी जो कॉन्टिन्यूअस है, डज नॉट शो शार्प डिस्टिंक्शन, यानी कॉन्टिन्यूसली कुछ चल रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई शार्प डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको इसके और इसके बीच में. ठीक है, ऑफ कंटेंट एक्सेप्ट बाय रेफरेंस टू समथिंग एल्स. सो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, स्पेक्ट्रम, कॉन्टिनम, डाइकोटमी या फिर क्लासिफिकेशन. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. एलिमिनेट करके भी यू गाइस कैन डू, एंड सोशियोलॉजी में तो हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक ही पढ़ते हैं.
कोई भी चीज जो निरंतर हो और किसी और चीज के संदर्भ को छोड़कर सामग्री का स्पष्ट अंतर न दिखाए। स्पेक्ट्रम, कॉन्टिनम, डाइकोटमी, ओके, हिंदी में अलग अलग है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या होता है? हम लोग रूरल अर्बन कॉन्टिनम पढ़ते हैं, यानी वो पॉइंट जो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे रूरल से हम अर्बन में गए, वो ब्लर होता है, वो हमें दिखता ही नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, राइट? सो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रूरल अर्बन कॉन्टिनम, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनम। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? स्पेक्ट्रम सुनते ही आपको रेनबो याद आएगा, राइट? जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट? इस तरीके से, बट वो आपको दिख रहे होते हैं अलग अलग, राइट? सो स्पेक्ट्रम में हम लोग रेनबो को रख सकते हैं। डाइकोटमी क्या होता है? डाइकोटमी का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ टू। जैसे जब हम लोग एमाइल दरखाइम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन पढ़ते हैं, राइट? सो सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन एक डाइकोटमी है, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, ओके? क्लासिफिकेशन की जब हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में वी कैन से ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, ग्रुप्स ऑफ कॉमन फीचर, ठीक है? ओके, जैसे मैंने क्लासिफाई कर दिया ए को, बी को, सी को अलग अलग फीचर के बेसिस पे। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो गड़बड़ नहीं करनी है, समझ के क्वेश्चन तभी टिक करना, ओके? सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेबरहुड इज कॉल्ड व्हाट? नाउ दिस इज समथिंग न्यू, यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। नेबरहुड से भी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखो, दिस इज डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इग्नू, तो इग्नू में यही दिया हुआ है, ठीक है? पार्क एरिया, होम एरिया, लोकेलिटी या फिर ट्रेडमार्क। प्लीज रिमेंबर गाइज, नेबरहुड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग होम एरिया कहते हैं, ओके? और एक थिंकर भी थे, नाउ आई एम नॉट रिमेंबरिंग कि उनका नाम क्या था, बट मैं आपको कमेंट में बता दूंगी या फिर मैं पिन कर दूंगी या फिर मैं टेलीग्राम पे इसके बारे में शेयर कर दूंगी। होम एरिया के बारे में एक थिंकर ने बात की है, सो आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ, बट आई विल टेल इन दी टेलीग्राम, ठीक है? आंसर है बी, ओके? क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? यूनिटी इज अपोजिट ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ डिफरेंसेस, यूनिटी सिग्निफाइज इंटीग्रेशन, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स। प्लीज रीड केयरफुली एंड आंसर। हिंदी वाले भी रीड करो। द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिटी से इंटीग्रेशन बढ़ता है, राइट? डाइवर्सिटी का अपोजिट नहीं होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, साथ में रहना, कलेक्टिविटी, राइट? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, कलेक्टिव डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं होता है यूनिटी का कि डिफरेंस है ही नहीं, राइट? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, ऐसा भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज यूनिटी सिग्निफाइज इंटीग्रेशन, ठीक है? Question number 14. Who is of that view that modernization and revolution are two models of social transformation? Very important question. Directly copy pasted from IGNOU. IGNOU में ये line as it is दी हुई है. So क्योंकि सिलेबस में काफ़ी बार मॉडर्नाइजेशन से रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, दैट इज़ वाई आई हैव एडेड दिस हेयर, ओके? सो इसके बारे में कौन बात करता है? रजनी कोठारी, रॉबर्ट के मर्टन, निस्बेट या फिर बर्जर? द करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा यहाँ पे देखो बर्गर लिख दिया है, ओके? द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज रजनी कोठारी, ठीक है? उनका ही व्यू है ये कि मॉडर्नाइजेशन और रेवोल्यूशन जो है वो दो मॉडल हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, प्लीज रिमेंबर। एंड रजनी कोठारी को हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, ये भी याद रखना, ओके? Now, read question number 15.
Economics studies economic factor such as industry, productivity, labor, industrial policy and marketing, whereas sociology focuses on. So economics किस पे स्टडी करता है ये तो बता दिया है, अभी बताओ सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है? टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। हिंदी वाले भी रीड करो। The correct answer is B, that is the impact of industrialization on society. हम जब सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी में हम टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इस पे फोकस नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देन फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी हो रही है इस पे भी हम फोकस नहीं करते हैं। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है ये सोशोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे फैक्टर्स किस बारे में बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। जिन लोगों ने बी बोला है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है। पढ़ो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि घूरे इज अ मार्क्सिस्ट who analyzed Indian history in terms of dialectical process. Statement 2 कह रहा है कि घूरे was interested in the process of rural urbanization. हिंदी वाले भी रीड कर लो क्वेश्चन। The correct answer here is D. स्टेटमेंट 1 जो है गाइस वो गलत है बिकॉज घूरे मार्क्सिस्ट नहीं है। घूरे की जगह डायलेक्टिकल प्रोसेस जिसने यूज किया था वो कौन है? AR देसाई। ओके, सो यहाँ पर घूरे की जगह अगर AR देसाई होता ये स्टेटमेंट सही होता। बाकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज घूरे इंटरेस्टेड थे रूरल अर्बनाइजेशन में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, सो गलत नहीं करने हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा थिंकर कौन से पर्सपेक्टिव में आता है, ठीक है। जैसे AR देसाई मार्क्सिस्ट में आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट। इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग कास्ट का फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस देख पाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम। ये सारे जितने यहाँ पर दिए हैं ना, लैंड रिफॉर्म के सिस्टम्स, देन जजमानी सिस्टम, इन सब से क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ओके। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर जजमानी सिस्टम इज अ सिस्टम जहाँ पर फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस होता है कास्ट के बीच में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, variation of values from one culture to another is called what? Now this question is from glossary of IGNOU and glossary से questions आते हैं guys। तो अगर आप लोग नहीं पूरा IGNOU का मटेरियल पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट उसमें जो glossary का पार्ट है ना उसको ज़रूर से रीड करो क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। So variation of values from one culture to another is called what? Ethnocentrism, normative ethics, ethical relativism या फिर monocultivation। हिंदी वाले भी रीड करो। The correct answer is C, that is ethical relativism. Please remember, very important question, something new, okay? Question number 19. Now, who is the author of the book Diversities? Diversities का author कौन है? 1986 में ये बुक आई थी। GS घूरे, श्रीनिवास, DP मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। What will be the correct answer? Very easy question. The correct answer is C. Please remember this book is written by DP मुखर्जी and कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये बुक भी पहले किसी एग्जाम में आ चुकी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट ये आई हुई है, ठीक है। सो इस तरीके की बुक्स आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस इन विच cultural specific values become part of value system of a larger society such as nation or universe. संस्कृताइजेशन, पेरोकिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज जो है कल्चर की वो लार्जर सोसाइटी का पार्ट बनती हैं, जैसे पूरे नेशन का पार्ट बन जाना। द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन
यानी कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो नेशन का पार्ट हो रही है, लार्जर सोसाइटी का पार्ट हो रही है, और इसका जस्ट अपोजिट होगा तो क्या होगा, पैरोकिलाइजेशन. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द ग्लॉसरी पार्ट. द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, नाउ 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पिक आउट द कॉन्सेप्ट दैट डज नॉट फिट इन द फॉलोइंग लिस्ट. इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए था? स्टेटस, अर्बनाइजेशन, पावर या फिर वेल्थ? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी. अर्बनाइजेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो हैं पार्ट ऑफ योर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? ठीक है, सो बी इज द ऑड वन आउट. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंटर रिलेशनशिप कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग पढ़ते हैं? इकोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी? हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो, इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इकोलॉजी. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 23, मटीरियलिज्म सिंपली मीन्स दैट इट इज व्हाट. यहाँ पर आपको मटीरियलिज्म का मीनिंग देखना है. Ideas and thoughts that drive societal change, matter or material reality which is the basis for any change, the pursuit of wealth that causes societal development, the spiritual belief that guides societal transformation. भौतिकवाद का सीधा सा मतलब, सॉरी भौतिकवाद है, ओके, नॉट भौतिक, भौतिक. हिंदी वाले भी रीड करो क्वेश्चन को. मटीरियलिज्म का बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी. जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड. मटीरियल में आइडियाज एंड थॉट्स कहाँ से आ गए? यहाँ पर तो मटीरियल की बात हो रही है ना. परस्यूट ऑफ वेल्थ दैट कॉजेज सोसाइटल डेवलपमेंट. सो वेल्थ हो सकता है मटीरियल का पार्ट, बट मैटर और मटीरियल रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे. स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं है. सो मैटर एंड मटीरियल रियलिटी इज बेस्ट फॉर मटीरियलिज्म. ओके, question number 24, who is the author of Religion, Society and Individual 1957? Another uncommon book. बट देखो, डायरेक्ट रिलीजन, सोसाइटी ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं बुक में, सो दिस बुक बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट. E.B. टाइलर, दरखाइम, मिल्टन यंगर, जेम्स फ्रेजर. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is Milton Younger. Please remember, guys. Question number 25 and the last question of today's class. The earliest principle of social stratification. सबसे पुराना principle हम किसको कहेंगे social stratification का? Again, this is a copy pasted line from IGNOU. Status, wealth, power, gender. Please थोड़ा सा दिमाग लगा के ये question करना. सबसे पुराना किस में आएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, हायरार्की, सबसे पुरानी हायरार्की. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्टेटस, क्योंकि इसमें आ जाएगा हमारा कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, राइट? ओके, सो प्लीज रिमेंबर, अर्लीस्ट अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा स्टेटस. ठीक है, सो ए, दैट इज स्थिति. ठीक, so that's it for today guys. I hope you like today's question. Please let me know in the comment section कि आपके कितने marks आए, and if you want to say something, कोई feedback है तो that also you guys can give me. कल हम लोग फिर से questions को solve करेंगे and this practice will go on for next 30 days. 30 days तक हम लोग ये same practice करेंगे and इसके साथ साथ कुछ और content पे भी मैं work कर रही हूँ, तो जैसे ही वो सारी कंटेंट पूरे होंगे मैं उसको तुरंत अपलोड करूँगी. ओके, सो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग चाहते हो कि मैं आपको समझाऊँ, यू गाइस कैन टेल मी, ओके, कमेंट में. एंड दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ओनली इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वे ऑफ टीचिंग. अदरवाइज देयर आर मैनी टीचर्स देयर, सो आप लोग उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वे ऑफ टीचिंग देन ओनली सब्सक्राइब, एंड बाकी सारा जो भी फ्री कंटेंट यहाँ पे है आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. क्लास से रिलेटेड अपडेट्स, क्वेश्चन डिस्कशन, सब कुछ यहीं पे होता है. तो
इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी, तो भी आपको टेलीग्राम पे ज़रूर से आना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर मुझसे बात करना है। और ये वाला जो टेलीग्राम है इसको आप लोग को ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह भी आपको इसके फाइल सेक्शन में मिलेंगे गाइज। ओके, एंड देर इज़ अ ऐप ऑल्सो, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अभी CUET PG का एक कोर्स है जो अभी है टाइम, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हो। ऑलमोस्ट उसमें यू विल फाइंड 80 to 90 क्लासेस। 80 to 90 क्लासेस अगर आप लोग एक मंथ में कवर कर सकते हो तो ही कोर्स को ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करो। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। आई एम नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज माई सेल्फ हेयर। देर इज़ अ कोर्स, इफ़ यू थिंक यू कैन डू, इफ़ यू थिंक इट विल हेल्प यू, देन ओनली ज्वाइन, अदरवाइज डोंट। ओके, एंड टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर, सो अगर आपको कोई पेड टेस्ट सीरीज चाहिए फॉर CUET PG तो यू गाइज कैन ज्वाइन। अभी आफ्टर CUET PG मार्च में एग्जाम हो जाएगा, देन आई विल कम विद अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे नेट के लिए बैच या गेट के लिए भी आएगा। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि मैम UPSC के लिए भी पढ़ा दीजिए। सो आई डोंट नो इफ आई कैन डू दैट, बट आई विल सी वॉट आई कैन डू। ओके, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम 5 PM। क्लास को लाइव अटेंड करना है गाइस, प्लीज़ रिमेंबर। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। फ्री टाइम में जो भी टाइम मिल रहा है उसमें इग्नू नोट्स को पढ़ो। इग्नू नोट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं बता देती हूँ। उसमें जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, जो बॉक्सेस होते हैं उनको रीड करो, ग्लॉसरी को पढ़ो, और कोई टॉपिक अगर ऐसा दिया है जिसका मीनिंग डायरेक्टली लिखा है तो उसको पढ़ो। बहुत ज़्यादा कहानी में आपको नहीं जाना है, बट हाँ स्टार्टिंग के जो इग्नू के कंपाइलेशंस हैं, 2 कंपाइलेशन, उसको ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि CUET PG या किसी भी एग्जाम में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो नेट हो चाहे वो गेट हो। बेसिक्स आपको अगर अपने अच्छे करने हैं तो इग्नू नोट्स आर बेस्ट। ओके, अच्छा, सिर्फ BA के ही नोट्स नहीं, मैं MA से भी क्वेश्चंस बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो MA में अच्छे से कवर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। एंड मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं और 5 क्वेश्चंस ऐड करूंगी, तो ऐसे 5 क्वेश्चंस करके हम लोग क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। ओके गाइज, चलो कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, कीप लर्निंग।